अस्सलाम वालेकुम। आई एम तलहा अहमद, रोल नंबर 07 फ्रॉम सेक्शन ए। और आज हमारा टॉपिक है कि डिफ्रैक्टोमीटर क्या होता है, इसके क्या एसेंशियल पार्ट्स हैं और किस लिए हम डिफ्रैक्टोमीटर को यूज़ करते हैं। तो डिफ्रैक्टोमीटर की हम बात करते हैं। डिफ्रैक्टोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए से हम डिफरेंट मटेरियल्स के स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं। अब ये स्ट्रक्चर एनालाइज कैसे करते हैं हम? डिफ्रैक्टोमीटर्स के ज़रिए से हम बीम्स को, स्कैटरिंग बीम्स को स्टडी करते हैं। और ये स्कैटरिंग बीम्स तब प्रोड्यूस होती हैं तब एक्सरेज या कोई न्यूट्रॉन्स जब मैटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो तब ये डिफ्रैक्टेड जो स्कैटरिंग बीम्स प्रोड्यूस होती हैं। और इन स्कैटरिंग बीम्स को डिफ्रैक्टोमीटर के ज़रिए एनालाइज करके हम डिफरेंट जो मटेरियल्स हैं उनके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। अब डिफ्रैक्टोमीटर में अमूमन जो सेंटिलेशन और CCD डिटेक्टर्स हम यूज़ करते हैं। सेलेंट इसके कुछ फीचर्स हैं। XRD एनालिसिस ऑफ पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल्स है, कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट होता है क्योंकि कंप्यूटर कंट्रोल्ड है, स्टेबल सूटेबल मेथड है मटेरियल्स वर्क के लिए। और कुछ स्पेशल हमें टेक्निक रिक्वायर्ड नहीं होती सैम्पल प्रिपरेशन के लिए। एक सिंपल टेक्निक से हम जो सैम्पल है हमारा वो प्रिपेयर कर सकते हैं। डिफ्रैक्टोमीटर के 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें पहली चीज़ हमारे पास ये एक्सरे सोर्स आता है या एक्सरे ट्यूब हम इसको कह सकते हैं। फिर ये गोनियोमीटर है जिसमें हमने सैंपल रखा होता है। और लास्ट पे हमारे पास एक्सरे डिटेक्टर्स होते हैं। तो एक्सरे ट्यूब है, फिर हमारे पास गोनियोमीटर है और देन हमारे पास डिटेक्टर्स होते हैं जिनमें अमूमन प्रोपोर्शनल, सेंटिलेटर और सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स हम यूज़ करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं एक्सरे ट्यूब्स की। एक्सरे ट्यूब्स में अमूमन हम सील्ड एक्सरे ट्यूब्स होती हैं जो कि 1.9 से 3 किलोवाट तक ऑपरेट होती हैं। और रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब होती हैं जो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं क्योंकि वो 9 से 18 किलोवाट आवर पर ऑपरेट करती हैं। अब ये रोटेटिंग एनोड में हम पावर इसलिए ज़्यादा रख सकते हैं क्योंकि ये इसने एनोड को रोटेट करना होता है और एनोड को हीट नहीं होने देते। चूँकि एनोड 6000 रैम पर मिनट के हिसाब से रोटेट कर रहा होता है तो हमारा जो टारगेट है वो हीटअप नहीं होता। दोनों जो सोर्सेज हैं एक्सरे ट्यूब में उसमें होता ये है कि अगर इसके प्रिंसिपल को देखें तो AC करंट होता है। यहाँ से फिलामेंट पे गया, इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस हुई, इलेक्ट्रॉन बीम टारगेट से जाके हिट करती है तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स एक्सरेज की प्रोडक्शन होती है। अब यहाँ पर ये जो BE विंडो है, BE विंडो सिर्फ एक्सरेज के लिए ट्रांसपेरेंट होती है, बाकी कोई रेज इसमें से इंटर या आउट नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हमारे पास एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है BE विंडो के साथ। तो उसके आगे हम देखते हैं कि जो टारगेट है हमारा वो एक तो वाटर कूल्ड होना चाहिए और जो दोनों जो हैं फिलामेंट और टारगेट दोनों वैक्यूम होने चाहिए। अब यहाँ से जो एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही हैं वो करैक्टरिस्टिक एक्सरेज भी हो सकती हैं और जो कंटिन्यूस एक्सरेज भी हो सकती हैं। तो होता क्या है हमारे पास जब हमने यहाँ से एनर्जी रखी तो अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन बीम जा रही है इसने जाके स्ट्राइक करना है। तो इलेक्ट्रॉन बीम की एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी वो डिफाइन करेगी कि कौन से शेल पे जाके उसने स्ट्राइक करना है। तो अगर इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन ने के शेल से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट किया है तो के शेल में वैकेंसी क्रिएट हो गई है। और इस वैकेंसी को फिल करने के लिए या तो हमारे पास L से इलेक्ट्रॉन आएगा या M शेल से इलेक्ट्रॉन आएगा। तो अगर L शेल से इलेक्ट्रॉन आता है तो के अल्फ़ा हमारे पास प्रोड्यूस होती हैं और अगर M से आता है तो के बीटा। और इस तरह अगर N शेल से इलेक्ट्रॉन इस वैकेंसी को फिल करने आता है तो के गैमा एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं। अब इस तरह फर्दर L में चूँकि हमारे पास S और P सब शेल होते हैं तो अगर S सब शेल से आए तो के अल्फ़ा 1 और अगर P सब शेल से आए तो के अल्फ़ा 2 एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं। तो ये हमने देखा कैसे के अल्फ़ा के बीटा जो है हमारे पास वो प्रोड्यूस हो गई। नेक्स्ट हमने अब मोनोक्रोमेटर्स में हमने क्या होता है कि हमने फ़िल्टर्स लगाए होते हैं। फ़िल्टर किस लिए लगाना है कि अब चूँकि जब एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही हैं तो हमारे पास कॉपर के अल्फ़ा भी प्रोड्यूस होती हैं, कॉपर के बीटा भी प्रोड्यूस होती हैं और इस तरीके से WL अल्फ़ा भी प्रोड्यूस होती हैं। तो इनको अनवांटेड जो वेवलेंथ्स हैं उनको हमें रिमूव करना होता है। हमें सिर्फ के अल्फ़ा 1 चाहिए होती है। तो बाकी जो एक्सरेज हैं उनको हमने वहाँ से रिमूव करवाना होता है। तो उसके लिए हम फ़िल्टर्स यूज़ करते हैं और फ़िल्टर अमूमन यूज़ करते हैं। अगर हम कॉपर के लिए बात करें तो निकल का हम फ़िल्टर यूज़ करते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पर जो WL अल्फ़ा लाइन्स आ रही है वो टंगस्टन भी अक्सर एक्सरे सोर्स के तौर पर एक्ट करना स्टार्ट कर देता है जिसके रिजल्ट में WL अल्फ़ा आती हैं। तो निकल फ़िल्टर के ज़रिए हम इन सब को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं और सिर्फ कॉपर के अल्फ़ा हमारे पास बचती है। तो ये जो हमने कॉपर फ़िल्टर यूज़ करना होता है वो अमूमन स्लाइटली लेस एटॉमिक नंबर वाला चाहिए होता है। जिस तरह अगर हम कॉपर के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए निकल हमने रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये इसको फ़िल्टर यूज़ किया। नेक्स्ट है इंसिडेंट बीम ऑप्टिक्स। इंसिडेंट बीम ऑप्टिक्स में अब जब एक्सरेज प्रोड्यूस हो गई तो एक्सरेज जो हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में डाइवर्जेंट होती हैं।
तो इनको डाइवर्जेंट को हमने डाइवर्जेंस को लिमिट करना होता है और इनको कन्वर्ज करना होता है एक सिंगल पॉइंट पे, ताकि हमें एक इंटेंस बीम जो है इंटेंस एक्सरे बीम मिल सके और उस इंटेंस एक्सरे बीम को हम अपने टारगेट के साथ हिट करवा सकें। तो इस पर्पज़ के लिए हम क्या करते हैं, इस पर्पज़ के लिए हमने यहाँ पे स्लिट यूज़ की जो इसकी जो डाइवर्जेंस है उसको रिड्यूस कर देती है और हमारे पास इंटेंस एक बीम जो है एक ही डायरेक्शन में एक्सरेज हमें मिलती हैं। तो इसके लिए हमारे पास हम क्या करते हैं, पैरेलल प्लेट कॉलीमीटर यूज़ करते हैं जो इन एक्सरेज को पैरेलल डायरेक्शंस में अलाइन कर देते हैं। तो ऑप्टिक्स यूज़ करते हैं, हम डाइवर्जेंस को लिमिट करते हैं, एक्सरेज को रीफोकस करते हैं पैरेलल प्लेट के ज़रिए और रिमूव अनवांटेड वेवलेंथ हम कर देते हैं। अब तक हमने देखा कैसे हमने एक्सरेज प्रोड्यूस की। अब नेक्स्ट इनकी डिफ्रैक्शन होती है। जब इन एक्सरेज जो हमने प्रोड्यूस किए जब मैटर के साथ इनको हम इंटरेक्ट करवाते हैं तो यहाँ से डायफ्रैक्शन होती है। अब डायफ्रैक्शन सरफेस से हो रही है, इनर शेल से हो रही है, तो इस डायफ्रैक्टेड बीम्स को हम स्टडी करते हैं जो हमें इस मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताती है। तो इन डायफ्रैक्टेड बीम्स को स्टडी करने के लिए हम डिटेक्टर यूज़ करते हैं जिनमें हमारे पास प्रोपोर्शनल डिटेक्टर है। पहले प्रोपोर्शनल डिटेक्टर में इंसिडेंट जो डिफ्रैक्टेड रेज हैं वो गैस चैम्बर में इंटर होती हैं जो आयनाइजेशन प्रोड्यूस करती हैं। अब आयन जब यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस हो गए, नेगेटिव आयंस एनोड पे चूँकि पॉजिटिव चार्ज हमने रखा हुआ तो नेगेटिव आयंस एनोड की तरफ मूव करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो क्या हुआ, करंट यहाँ से करंट फ्लो करते हैं और इस करंट फ्लो को हम प्रोपोर्शनल डिटेक्टर से यहाँ पे मेजर कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो प्रोपोर्शनल डिटेक्टर है वो काम करता है। इस तरह नेक्स्ट सेंटिलेटेड डिटेक्टर है। सेंटिलेटेड डिटेक्टर में रेडिएशन इंटर होती है, सोडियम आयोडाइड क्रिस्टल है, जब रेडिएशन उसके साथ इंटरेक्ट करती है तो वो ल्यूमिनेंस हो जाता है, लाइट ग्लो करता है। तो जब ये ग्लो करेगा तो यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आगे हमने फोटो मल्टीप्लायर लगाए होते हैं, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब में, जिनसे फोटो यहाँ पे तो सिंगल फोटोन जो है फिर वो मल्टीप्लायर होता हुआ उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज होती जाती है और एनोड पे हमें लार्ज नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। तो ये हमने देखे इस डायग्राम में, हम देखें जब प्रोड्यूस हो तो हमने फोटो मल्टीप्लायर लगाए होते हैं। इन फोटो मल्टीप्लायर जो हैं जैसे ही ये जो फोटोन है वो फोटो मल्टीप्लायर के साथ टकराता है तो वो उसकी अब ये इसको अट्रैक्ट करते हैं। हाई स्पीड जब इलेक्ट्रॉन जो फोटोन है वो मूव करते हैं तो फर्दर आयनाइजेशन होती है और फर्दर फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। इस तरह हमारे पास रिजल्टेंटली लार्ज नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं और इनकी इंटेंसिटी जो है वो हम सेंटीलेटर डिटेक्टर से मेजर कर लेते हैं। और ये इंटेंसिटी जो है ये करंट जो हमें हमारे पास फ्लो कर रहा होता है, फोटो करंट जो फ्लो कर रहा होता है, फोटो करंट की वैल्यू हमें यूज़फुल होती है। इस फोटो करंट की वैल्यू को मेजर करते हैं और इस वैल्यू को यूज़ करते हुए हम जो इंसिडेंट जो डिफ्रैक्टेड बीम्स हैं उनके बारे में जो इंफॉर्मेशन हैं वो हम कलेक्ट करते हैं बाय सेंटीलेटर डिटेक्टर। नेक्स्ट हमारे पास सॉलिड स्टेट डिटेक्टर होता है। सॉलिड स्टेट डिटेक्टर एक पीएन जंक्शन है, ये रेडिएशन के साथ सेंसिटिव होता है कि जब रेडिएशंस इस पे फॉल करती हैं, यहाँ से हमने जब देखते हैं कि जब रेडिएशंस फॉल करते हैं अमूमन ये आमतौर पे ये जो अब हमारे पास पीएन जंक्शन है वो रिवर्स बाइस होता है। रिवर्स बाइस में इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता, लेकिन अब चूँकि ये सेंसिटिव है रेडिएशंस के साथ तो जैसे ही इस पर रेडिएशंस ने इमिट फॉल करेंगी तो ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। अब रेडिएशंस फॉल करने से फॉरवर्ड बाइस होगा और उसमें से करंट मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस करंट की वैल्यू को हम मेजर कर लेते हैं। सॉलिड स्टेट डिटेक्टर का ये हमारे पास प्रिंसिपल होता है। तो अब जितनी ज़्यादा रेडिएशंस आ रही हैं, जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ रेडिएशंस फॉल कर रही हैं उतना करंट फ्लो जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। और उससे हम जो है इंटेंसिटी जो है डिफ्रैक्टेड बीम्स की इंटेंसिटी उसको मेजर कर लेते हैं। देन हमारे पास लास्ट पे इसकी एप्लीकेशंस हैं कुछ। सॉलिड जो हम डिफ्रैक्टोमीटर हमने यूज़ किया तो इसको लैटिस पैरामीटर्स फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। स्ट्रेन, ग्रेन साइज़ फाइंड करने के लिए थिन फिल्म थिकनेस को मेजर करते हैं हम इसके ज़रिए से। मेजर इन डी स्पेसिंग एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ अननोन मटेरियल, मॉर्फोलॉजी, साइज और शेप वगैरह हम फाइंड कर सकते हैं। लास्ट पे अब ये जो इम्पोर्टेंट इसमें फैक्टर है कि कैसे हम किसी अननोन मटेरियल को स्टडी करते हैं, कैसे हम अननोन मटेरियल के बारे में देखते हैं कि किस टाइप का मटेरियल बना है। तो हम करते क्या है, कंपेयर डाटा विद नाउन स्टैंडर्ड्स इन JCPDS फाइल। JCPDS कार्ड होता है जिसमें जो नाउन डाटा हमारे पास नॉन स्टैंडर्ड डाटा वो होता है। तो हमारा जो कोई अननोन मटेरियल है जिसकी हमने XRD की है तो XRD में हमारे पास जो डिफ्रैक्टोमीटर उसका सारा डाटा, उसके सारे एंगल्स की वैल्यू, जो डिफ्रैक्टेड बीम्स है वो वैल्यूज सब आ रही होती हैं। तो उन वैल्यूज़ को हम जो JCPDS स्टैंडर्ड फाइल है उससे कंपेयर करते हैं और देन हमारे पास जो 7 क्रिस्टल होते हैं जो उसके फर्दर जो आगे टाइप्स हैं उनमें से हम अपना कोई क्रिस्टल देख लेते हैं। ये था हमारा टॉपिक। बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।
थैंक यू सो मच।